तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आ बिलीव में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो मैं उन 2 वीडियोस के लिंक को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नील नदी के किनारे स्थित है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अस्वान, काहिरा, खार्तूम और चौथा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी नगर जो हैं वो नील नदी के किनारे स्थित हैं। यानी कि अस्वान, काहिरा और खार्तूम तीनों के तीनों जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि कौन सा नगर कहां पर नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए ये काहिरा है जहां पे नील नदी का मुहाना है। ठीक है, जहां पे नील नदी का अंत हो जाता है वहां पे काहिरा नदी है। अगर अस्वान की बात करें तो अस्वान यहाँ पर है, और काहिरा और अस्वान दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट जो सिटी है वो किस देश में है? मिस्र में है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात खार्तूम की करें तो ये रहा खार्तूम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नील नदी यहाँ से निकलकर ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, और उसी दौरान ये 3 प्रमुख ऐसे शहर हैं जो कि इस नदी के किनारे बसती है। तो इसे आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात जब नील नदी की है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। नील नदी को दुनिया का सबसे लंबी नदी माना जाता है, और ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। तो आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो जिसमें नील नदी भी ऑप्शंस में रहेगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो नील नदी होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नील नदी सबसे लंबी नदी है तो इसकी जो लंबाई है वो 6,853 किलोमीटर है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है, और नील नदी जहाँ पे गिरती है वो भूमध्य सागर है। नील नदी मुख्य रूप से 11 देशों से होकर गुजरती है, केवल 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया प्रमुख देश है। इस नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो इन सारी पॉइंट्स को आपको याद रखना है जब भी आप नील नदी के नाम को देखेंगे। एक बात और कि मिस्र में नील नदी को इत्तेऊ नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इसे भी पूछ दे, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो यहां भी 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि इस व्यवस्था को लागू किसके द्वारा किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि अकबर के दीवान राजा टोडरमल के द्वारा दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को 1580 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आपको उसका नाम भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने उसे बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि असम से बिहू नृत्य संबंधित है। अब बात जब बिहू नृत्य की है तो मैं आपको इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। बिहू नृत्य असम राज्य का लोक नृत्य है। इसे वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। अब कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जब असम का लोक नृत्य है तो आयोजित भी तो असम में ही किया जाता होगा। ये तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल बात है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यह मुख्य रूप से कचारी व कछारी जनजातियों के बीच प्रचलित है। 2 जनजाति हैं जिसका नाम कचारी है और दूसरा का नाम कछारी है। तो इन दोनों जनजातियों के बीच जो है वो बिहू नृत्य काफ़ी प्रचलित है। तो हो सकता है आपको जनजातियों के नाम भी पूछ दे, इसलिए मैंने उसे बता दिया।
तो आपका काम क्या है कि इसे एक दो बार वीडियो को देख लें और एक दो बार लिख लें तो काफ़ी याद हो जाएगा। आप एग्जाम में ऑप्शंस के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लुसाने है। तो लुसाने में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। ठीक, अब जो बचे हुए तीन ऑप्शन हैं वो भी किसी ना किसी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन के या फिर मुख्य ऑर्गेनाइजेशन के ही हेडक्वार्टर है। तो कौन किसका हेडक्वार्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बात न्यूयॉर्क की करें तो न्यूयॉर्क जो है वो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब बात जब यूनिसेफ किया गया तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों से संबंधित है और इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुआ था। तो इसे याद रखना है। अब बात अगर लंदन की करें तो लंदन जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। अब अंतिम ऑप्शन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो नाटो का ऑर्गेनाइजेशन है और नाटो ऐसे लिखा जाता है। तो नाटो का भी जो फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो मैं उसे भी आपको बता देता हूँ। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न से हमें कितनी तरह की जानकारी मिलती है। तो इन सभी को आपको रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, ताकि एग्जाम्स में आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? ये क्वेश्चन काफी प्रचलित है और इसे आए दिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होमो सेपियंस होगा, यानी कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। मैंने ऑप्शंस में तीन और किसी ना किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को लिखा है। वो कौन किसका वैज्ञानिक नाम है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बात मेंढक की करें तो मेंढक की जो वैज्ञानिक नाम है वो राना टिग्रिना है। गाय की बात करें तो वो बोस इंडिकस है और बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका है। तो इस प्रश्न से हमें चार जनजाति और चार जीवों के साइंटिफिक नेम पता चलता है। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना। आप लोगों को डॉग का साइंटिफिक नेम बताना है। ठीक है, आप इसे सर्च करें और इसे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अमोनिया का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बर्फ बनाने में, तो इसमें किया जाता है। दूसरा विस्फोटक बनाने में, यानी कि कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में, तो इसमें भी किया जाता है। तीसरा अमोनियम लवण बनाने में, तो इसमें भी किया जाता है। और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि अमोनिया का जो उपयोग होता है वो बर्फ बनाने में भी होता है, विस्फोटक बनाने में भी होता है और अमोनियम लवण बनाने में भी होता है। अच्छा, अब बात जब अमोनिया की है तो एक ऐसा प्रश्न है जो अमोनिया से पूछा जाता है, वो क्या है? अमोनिया का यूपैक नेम पूछ सकता है आपसे। और अमोनिया का जो यूपैक नेम होता है वो अजेन होता है। क्या होता है? AZANE। ये क्या है? अजेन जो है वो अमोनिया का यूपैक नेम है, IUPAC नेम। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ है? तो इसका जो उत्तर होगा वो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट होगा, यानी कि हमारे देश भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शंस में मैंने तीन और नाम को लिखा है तो उसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, भारत के पहले यानी कि प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी है। इस प्रश्न को खासकर डिफेंस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है वो डिफेंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम
नौसेना अध्यक्ष। तो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष जो हैं वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी हैं। और भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो वो जनरल एम राजेंद्र हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बुद्ध, धम्म, पाली और संघ। तो अगर आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पता है तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो मैं पहले आपको उसके त्रिरत्न के बारे में बताता हूँ। इसके त्रिरत्न बौद्ध, धम्म और संघ है। तो एक ऑप्शन जो बच जाता है वो क्या हो गया? त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अब पाली मैंने ऑप्शंस में दिया है। तो पाली जो है वो गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश देने के लिए यूज किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। क्या है? एक भाषा है जिसमें गौतम बुद्ध ने अपनी उपदेश को दिया था। अच्छा, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था और महावीर स्वामी के द्वारा अपनी उपदेश देने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया था। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रश्न बन जाते हैं इन सब टॉपिक से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो भाई ये तीनों ऑप्शंस क्यों हैं? तो इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 148। और अनुच्छेद 76 में बताया गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी, सॉरी यहाँ डबल टाइप हो गया है, कि महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 76 में। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश में कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिससे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला पन्ना नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा माधव नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। और तीसरा पेंच नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में। यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिससे किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अपनी गोल्स को अचीव करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।